शुरू लेक्चर नंबर 22 को एसी को कर दो 17 पे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाले दुनिया से जा चुके। हम IS 38 खोलते हैं और पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। साथ वाले को आज परा परा कर दें, परा परा, और हल्का हल्का सा कोनी से टच करें, हल्का सा प्यार से, बिल्कुल ये चीज ये देख रहे हैं हमने किस बोंगे तरीके से गुडविल निकाली थी। इन्वेस्टमेंट माइनस नेट एसेट्स, इस बोंगे तरीके से गुडविल निकाली थी हमने। लेकिन ये तरीका तो नहीं है गुडविल निकालने का। हम तो अब बड़े हो गए हैं, हम तो एडजस्टमेंट अकाउंट बना के गुडविल निकालेंगे। Apple Limited is in the process of finalizing its consolidated statement of financial position या financial statements for the year ended 30 जून 2018. Following information pertains to the group intangible assets. भाई वो मेरा एक नीला बैग है, उसमें पावर बैंक पड़ा हुआ है, चार्जिंग पे लगवा दो। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू ग्रुप इंटेंजिबल्स। ग्रुप का मतलब होता है माय डियर पेरेंट के भी इसमें होंगे कुछ और कुछ सब्सिडरी के भी होंगे। On 1 जुलाई 2017 AL acquired 100% शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो। तो NCI बता दें माय डियर कितनी है, जल्दी से बताएं NCI, ताकि मैं फिर वर्किंग वन शुरू करूं। 0। चलें जी शुरू करें वर्किंग वन। अपने रजिस्टर पे लिखें क्वेश्चन नंबर 8 वर्किंग वन। ये सवाल मैंने पूरा नहीं कराना, बस ये एक एडजस्टमेंट करानी है। ये क्या है 1950? जो सऊदी किंग को पेमेंट की है, भाई ने सही बताया इन्वेस्टमेंट की अमाउंट। तो बता दें जी कितने में शेयर खरीदे मैंने सब्सिडरी के? 1950। अच्छा, सुबह सुबह क्लास में मैंने बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट रखें इधर और शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, मुझे बता दें इस 82 का नाम नेट एसेट्स, इसका नाम आए आए जल्दी आए जल्दी आए। आपको पता है आओ हमने बदल दिया, अब हम आए बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ऐसा हम मैं भी सही हूँ, हम भी सही हो रहे हैं। आ जाए, आए 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 बैठे आप लोग, आए, ये टाइम है आने का। अच्छा, तो इस 82 का नाम बताएं नेट एसेट्स। इस 82 का नाम बताएं नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्यू। लेकिन अगर इनको मैं टोटल कर दूं तो इसका नाम बेहतर है बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट, दैट इज 82. But if I put 3 in it, then what is the fair value of net assets of subsidiary on acquisition date? 85. Can I show it in this way? फर्स्ट करें मुझे डाटा अवेलेबल नहीं है, स्पीड। फर्स्ट करें मुझे डाटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं लिखूं बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ये पेपर में गिवन होगी, फिर ये पेपर में गिवन होगी, मैं क्या करूं फिर, ये पेपर में गिवन होगी बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस डालें 3। व्हाट इज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स? 85। तो प्लीज कहीं खूबसूरत सा नोट करें कि वो जो हम बनाते थे इसको अब हम IS 38 में ऐसे बनाया करेंगे। इसके ऊपर लिख लें बेसिक कॉन्सेप्ट, ये डेटा मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया है। उधर वैसे बनाते थे, इधर ऐसे बनाया करेंगे।
जी बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी है 82, सरप्लस डालें और अब फेयर वैल्यू कितनी हो गई 85। अच्छा मुझे ये बताएं, इधर देखें, जब कभी सब्सिडरी की इक्विटी का डाटा अवेलेबल ना हो तो सब्सिडरी के नेट एसेट्स का डाटा मिल जाए तो भी गुजारा, बोले फिक्रा, जब कभी सब्सिडरी की इक्विटी का डाटा अवेलेबल ना हो तो सब्सिडरी के नेट एसेट्स दे दे तो भी गुजारा। चलिए, ऑन 1 जुलाई 2017 पेरेंट एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो लिमिटेड फॉर 1950। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स क्या दे दी उसने, नेट एसेट्स इन एमएल्स बुक्स ऑन एक्विजिशन डेट आर गिवन बिलो। फेयर वैल्यू ये है, ओ बुक वैल्यू नहीं दी, डायरेक्ट फेयर वैल्यू दे दी, चलो जबरदस्त। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 200, दोनों को ना जमा कर दिया करेंगे, जमा 1545, 1745। अच्छा असूली तौर पे ना अब इसमें सरप्लस वगैरह पड़े हुए हैं क्योंकि ये क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, तो असूली तौर पे इसमें सरप्लस वगैरह पड़े हुए हैं। लेकिन ना ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई एसेट्स हों, तो अगर इसके अलावा कोई एसेट्स हुए तो उनके सरप्लस हम डाल के एक बड़ी वाली फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकाल लेंगे। फिर मैं इसको कहूंगा ये अभी फेयर वैल्यू शायद उसने पूरी नहीं दी थी, अधूरी वाली थी, एक बड़ी वाली फेयर वैल्यू की तरफ हो सकता है मुझे लेके जाए। क्योंकि देखें ना ऐसा भी हो सकता है किसी अकाउंटेंट से ऐसी गलती हो जाए बात बताते हुए कि वो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकाल ले, बाद में कहे यार एक एसेट की तो मुझे भूल ही गया था सरप्लस, वो भी डाल लो, तो इस तरह का भी कहानी हो सकती है। अच्छा जी, जो हजरात लेट आए हैं इधर देखें 1 मिनट के लिए। Question 8 past paper. On 1 July, we acquired entire shareholding of Mango Limited for 1950. Fair value of net assets on acquisition date was 1745. Was 1745. अच्छा यहां से ना आप लोगों ने इनटेंजिबल के नोट में मैंने कहा था 200 ले जाना है क्योंकि आपने सब्सिडरी के 200 के सॉफ्टवेयर खरीद लिए हैं। नोट में आप लोगों ने 200 ले जाने और बाकी 1545 नहीं लेके जाना क्योंकि शायद ये बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी वगैरह हो और डेटर माइनस क्रेडिटर हो, इनको तो हमने तब लेके जाते जब पीपी का नोट मांगा होता। तो बता दें बिजनेस के नेट एसेट्स में क्या क्या होता है। बिजनेस के नेट एसेट्स में सॉफ्टवेयर होंगे, असल में इक्विटी के अलावा बाकी सारा नेट एसेट है। इसमें पता क्या पड़ा होगा, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, कैश, स्टॉक, प्रीपेमेंट, माइनस क्रेडिटर, माइनस बैंक लोन, सब कुछ नेट एसेट्स में पड़ा होगा क्योंकि ये इक्विटी के टक्कर की चीज है ना। तो इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो अदर नेट एसेट्स का मतलब है इसमें सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा हुआ। सो व्हाट इज अल्हम्दुलिल्लाह फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 1700। तो हमें एक चीज आज पता चली कि अगर सवाल में सब्सिडरी की इक्विटी ना दे तो बुक वैल्यू या फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दे दे तो हमारा गुजारा चल जाया करे। आगे चलें। इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ सब्सिडरी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो, इसका मतलब है ऊपर वाले डाटा में थोड़ा सा कुछ बेहतरी लाने की जरूरत है। इज ऑल्सो अवेलेबल, एक और चीज अवेलेबल है। जिस वक्त तक हमने सब्सिडरी को खरीदा था ना तो सब्सिडरी की किताबों में ना R&D थी 80 रुपए की, लेकिन सब्सिडरी ने इसको एसेट नहीं बनाया हुआ था बिकॉज रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था। ये 80 धोखा है जिसको बच्चे उठाते हैं
और बोंगी मार के 15 रुपए का सरप्लस रिकॉर्ड करके आते हैं। हालांकि ये 80 बैलेंस शीट में सब्सिडरी ने सेपरेट किताबों में शो ही नहीं किया हुआ, क्योंकि इंटेंजिबल्स की अगर मैं आपको बैलेंस शीट बनाने को कहूं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो अल्लाह का शुक्र है इट इज नॉट मीटिंग द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, सो देयरफॉर इट इज अ रिसर्च एंड बुरी वाली डेवलपमेंट। सो व्हाट इज द कैरिंग is this data is in addition to this data. So what is the carrying amount of R&D as appearing in the separate financial statements? कैसे पता चला? लेकिन यार अगर पेरेंट खाली रिसर्च को भी कर देना, अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं, खाली रिसर्च को भी कर देना फेयर वैल्यू, तो उसकी भी फेयर वैल्यू आपने लगानी है, क्योंकि ये बॉट रिसर्च टाइप चीज होती है। तो उसने R&D की फेयर वैल्यू क्या लगाई है पेरेंट ने? 95. So what is the value appearing in separate financial statement of this R&D? इधर देखे ना, what is separate financial statement R&D? Zero. But what is the fair value as determined by parent? 95. So what is the surplus? 95. यहां लिख के हम इसकी एंट्री करते हैं। बोले एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बोले 95 की R&D डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग कितने से? 95 से। और एक काम करना है, जब ये सवाल कराया था मैंने आपको 95 को आपने, ये मैं वैसे ही करा देता हूं, ये वैसे मकसूद नहीं था, जब आपने नोट बनाना ना इंटेंजिबल्स का, तो आप लोगों ने फिर सॉफ्टवेयर में एडिशंस ले जानी है 200 और R&D के अंदर एडिशंस ले जानी है बोलें 95। तो ये भी जरा साथ साथ समझते रहें कि उधर आप 95 चले जाने। सॉफ्टवेयर कितने वाले हैं? 200 वाले। और R&D कितने वाली है? 95 वाली। डन है? ओके। तो ये तो मैं साथ साथ ऐसे ही समझने के लिए वर्किंग चला रहा हूं ना। नेक्स्ट, जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा, सब्सिडरी की किताबों में कस्टमर लिस्ट आ रही थी जिसकी पेरेंट ने कीमत 20 मिलियन लगाई है। जिसने IAS 38 पढ़ा हुआ है मुझे बताएं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कस्टमर लिस्ट रिकॉर्ड करने की इजाजत है? परचेज वाली इजाजत है ना। तो क्या लिखा हुआ है? ML's कस्टमर लिस्ट, उसकी अपनी जनरेटेड है ML's कस्टमर लिस्ट। ML बॉट टाइप को लिस्ट तो नहीं लिखा हुआ। तो मुझे बता दें इसकी फेयर वैल्यू मैंने क्या लगाई है एक्विजिशन डेट पर? 20 मिलियन। और उसकी किताबों में कितने की आ रही होगी? 0। तो कैरिंग अमाउंट बताएं। फेयर वैल्यू 20। व्हाट इज सरप्लस? 20। इस 20 की एंट्री कस्टमर लिस्ट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, कितने से? 20 से। जब ये सारा हमारा हो गया, आप बता दें मैं गुडविल निकालने के लिए फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वो ऊपर वाली यूज करूं 1745, या अब फाइनल वर्जन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट यूज करूं? फाइनल वर्जन। बताएं कितने? 18। नाउ माय गुडविल इज, बोले 9p। बस ये खत्म हुआ ये सवाल। ये क्वेश्चन 8 कराना था, इसकी ये एडजस्टमेंट। जी, let us show me for the last time please
जी सारे ज़रा रिलैक्स हो जाएं और आप देखें एडजस्टमेंट्स को आप पढ़ें। ऑन यकम जुलाई 2017 AL acquired entire shareholding of Mango Limited for 1950, तो NCI 0 हो गई क्योंकि 100% खरीदा है, तो 1950 हमने लिख लिया। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट वाज 1745, 200 जमा 1545 कितना हो गया? लेकिन आप लोगों ने ना सॉफ्टवेयर खोल के एडिशंस के अंदर ले जाना है 200, होता नहीं ओपनिंग एडिशन क्लोजिंग, वहां पे ले जाना है। मुझे साथ साथ नोट भी बनवाते रहें अपने माइंड में, ये सवाल तो हमने क्लास में किया हुआ है। 1545 ना लेके जाएं क्योंकि ये लैंड बिल्डिंग और अदर एसेट्स होंगे, वो तो सवाल में मेरे से इनटेंजिबल्स का नोट मांगे, टेंजिबल्स का नोट तो मांगा ही नहीं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, फर्दर तो नहीं, ऑल्सो अवेलेबल। इसका मतलब है ये इसके अलावा कोई डेटा, इसका मतलब है शायद सब्सिडरी के कुछ और नेट एसेट्स भी थे। जब हमने उसको खरीदा तो एमएल ने अपनी किताबों में R&D 80 मिलियन की कर ली हुई थी, लेकिन इसने सारी को एक्सपेंसेस में डाल दिया हुआ था और नॉट रिकॉर्डेड इन एसेट, एसेट में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ क्योंकि इसने इसको जो है वो बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही है, तो किताबों में कैरिंग अमाउंट 0 आ रही है। लेकिन पेरेंट का ख्याल है कि इसमें बहुत जान है R&D में और इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। सो व्हाट इज रीवैल्यूएशन सरप्लस? तो अब आप एंट्री बता दें जो हम करते थे कंसोलिडेशन की क्लास में। R&D डेबिट, R&D डेबिट कितने से? 95, और सरप्लस इन वर्किंग कितने से? 95 से। रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन R&D इज 90, लेकिन ये तो एडजस्टमेंट अकाउंट में गया है, R&D में भी तो 95 ले देना। डबल एंट्री पूरी होगी? बोल दें, आगे चलें। ये जो सब्सिडरी की कस्टमर लिस्ट है, सब्सिडरी की बैलेंस शीट में आ रही होगी। इसने लिखा नहीं हुआ कैरिंग अमाउंट 0 है, लेकिन प्लीज हमने IS 38 पढ़ा हुआ है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर लिस्ट, ब्रांड, मेथड, पब्लिशिंग टाइटल if it is internally generated. So that's why I'm damn sure that carrying amount is 0 and fair value calculated by parent on acquisition date is 20. So what is surplus? 20 की एंट्री करें जी। कस्टमर लिस्ट डेबिट, अब कस्टमर लिस्ट डेबिट करें पेपर में, एडिशन में डालें इसको। कस्टमर लिस्ट डेबिट, यार उधर वो बैलेंस शीट के फेस पे डालते थे ना, डबल एंट्री जब करते थे तो डेबिट बैलेंस शीट के फेस पे डालते थे, इधर नोट के मुंह पे डाल दें एडिशन के नाम से। कस्टमर लिस्ट डेबिट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन कस्टमर लिस्ट 20. So what was the fair value of net asset previously given by question? But after incorporating this at these two adjustments, what is the final version of fair value of net assets? 160. अब हमें NCI बताएं अगर मैं प्रोपोर्शनेट पे रखूं, क्योंकि हमने 100% शेयर खरीद लिए ना, NCI में कुछ भी नहीं गया, पीछे क्या बच गया? गुडविल, बैलेंसिंग, सासा एंट्री करें, एंट्री करें, खोलें गुडविल, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, यहां गुडविल खोलें 90. So it is how it will appear in note. साथ साथ इस फिगर को कहां डालते रहेंगे? एडिशन में। Okay, let's make some practice today. निकालें जी पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 14।
अच्छा एक बात बता दें, ये ना एमएल अब क्या कहते हैं सब्सिडरी की कोई थी R&D, ये अधूरी सी थी, हमने इसकी फेयर वैल्यू 95 लगा ली है, लेकिन अब फिर जब हम सब्सिडरी को खरीद लेंगे तो सब्सिडरी बाद में भी खर्चा करेगी, इसको फिर फर्दर एडिशंस में दोबारा डालेंगे। पिछली वाली एडिशन हुई है किस वजह से? ड्यू टू बिजनेस एक्विजिशन, और ये एडिशन किस वजह से हुई है? इंटरनली जनरेट। ये 95 वाली चीज इस काबिल है कि इस्तेमाल हो जाए, या अभी उस पे सब्सिडरी R&D कर रही थी, मैंने उसकी कीमत क्या लगा दी थी? ये 95 वाली चीज अभी मुकम्मल नहीं हुई, मुकम्मल होते 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 यकम मई लग गई है, तो इसमें हमने कहा था कि 4 खर्चे और डाल दें ताकि इस 95 की फिगर को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं। डन? तो याद रखिएगा, अगर कोई पार्शियल R&D आप खरीदते हैं तो बाद में खुद भी खर्चा करती है सब्सिडरी, उसको भी कैपिटलाइज करेंगे। अब बेशक पूरा क्वेश्चन एक दफा ट्राई कर लीजिएगा, वैसे इतनी जरूरत तो नहीं खास। क्वेश्चन 14, Zoc Incorporation is a multinational company. As part of its vision to expand its business in South Asia, it purchased majority shareholders in a locally incorporated company, Momin Limited. तो मोमिन कौन बन गई? सब्सिडरी, और जोक पेरेंट। रिक्वायरमेंट, ये तो पहले थ्योरी के सवाल आते थे, अब नहीं आते ऐसे, छोड़ें। प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स ऑफ गुडविल, गुडविल का टी अकाउंट बनाएं, ठीक है बना देते हैं। ब्रांड का टी अकाउंट बनाएं, और इसमें बताएं कि इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करना है और सब्सिक्वेंट कैसे करना है। जी, रिक्वायरमेंट नंबर बी, गुडविल का टी अकाउंट बनाएं और ब्रांड का टी अकाउंट बनाएं। वर्किंग 1, एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने लोगों को गुडविल और ब्रांड का टी अकाउंट देख के क्या जहन में आ रहा है? भाई ये ब्रांड और गुडविल का टी अकाउंट बनवा रहा है पागल। हम बैलेंस शीट के फेस पे क्या करते थे? हम बैलेंस शीट के फेस पे कर लेते थे। यार अभी किया है, आज की क्लास में किया है, ऐसे तो ना किया करें। आज की क्लास में गुडविल भी आ रही थी, सवाल में ब्रांड भी आ रहा था। मैंने पता नहीं गुडविल रिकॉर्ड की थी और फिर इसमें से इंपेयरमेंट 2 रुपए माइनस की थी, तो ये भी टी अकाउंट ही है ना, 20 - 2 18। तो वो गुडविल का टी अकाउंट जो हम बैलेंस शीट के मुंह पे बनाते थे, वो किस फॉर्म में मांग रहे हैं? और ब्रांड भी आज था मेरे ख्याल से, पता नहीं कितने रुपए का, 20 का, और उसकी अमोर्टाइजेशन भी थी 3। तो ये बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में? टी अकाउंट की फॉर्म में। लेकिन एडजस्टमेंट अकाउंट अपनी जगह बनाना है, एडजस्टमेंट अकाउंट से तो मुझे गुडविल चाहिए होगी। तो ये ना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जहन में ले आए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जहन में ले आए, लेकिन किस फॉर्म में बनानी है ये दोनों अकाउंट? टी अकाउंट की फॉर्म में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जरा पहला डब्बा पढ़ लें। पढ़ लिया? यकम प्री आरी मिसिंग है ना, तो असल में प्री आरी मिसिंग है, इसलिए सब्सिडरी की ना इक्विटी नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया था आज क्लास में सुबह ही आते ही, जब सब्सिडरी की इक्विटी नहीं होगी तो उसके नेट एसेट ढूंढ लिया करेंगे। वैसे इस सवाल ने बड़े अजीब काम किया, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट भी दे दिया, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट भी दे दिया। मेरे ख्याल से हम तो बेहतर चीज़ ही उठा लेंगे, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का क्या करना। डेट ऑफ एक्विजिशन, पेरेंट ने सब्सिडरी को कब खरीदा है? कितने % शेयर खरीदे हैं? तो इस सवाल में एनसीए आएगा। टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ मोमिन लिमिटेड इज 500 मिलियन। लिख लें, क्योंकि मुझे क्या पता कल कला को हो सकता है आरी दे ही दे किसी तरह, तो मेरा इसी तरह गुजारा चल जाए। अल्लाह करे आरी दे दे तो मेरा गुजारा ऐसे ही चल जाए। शेयर कैपिटल सब्सिडरी का कितना है जी? 500। ओ भाई कुकू बोंगी ना मारिएगा, इस पे 90% नहीं लगाते। सब्सिडरी की बैलेंस शीट से शेयर कैपिटल फुल उठाते थे,
कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। सब्सिडरी की बैलेंस शीट से शेयर कैपिटल पूरा उठाते थे, वो सारे को टोटल करके एंड पे थोड़ा सा एनसीआई को दे देते हैं 10-20%, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बैलेंस शीट से तो पूरा उठाए ना शेयर कैपिटल। तो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 500, परचेज प्राइस पर शेयर अच्छा, सब्सिडरी के शेयर्स कितने हैं? सही है ना? 30 रुपए को तो रुपीज इन मिलियन ना कहिएगा ना, उसने तो उसके रुपीज लिखा हुआ है, 30 रुपए को रहने दे बस। बाकी चीजें अगर मैंने काट दी तो ये क्या बन गया डेटा? रुपीज इन मिलियन। मेरे भाई सब्सिडरी का कैपिटल है रुपीज 500 मिलियन और एक शेयर कितने रुपए का है? तो बताएं सब्सिडरी के टोटल शेयर कितने? 50 मिलियन। मेरे पास 90%, कितने? बाकी 5 मिलियन शेयर किसके पास हैं? इमरान खान के पास। ओए मैंने एक शेयर 30 रुपए का खरीदा सऊदी किंग को, परचेज प्राइस पर शेयर पेड बाय पीटीसीएल टू सऊदी किंग, और डील में सिर्फ यही हुआ है थोड़े से पैसे ले लो। पेज 27, थोड़े से पैसे ले लो, बस 30 रुपए ले लो मेरे से हर शेयर के बदले। कल की क्लास में हमने 13 रुपए दिए थे पर शेयर, कल की क्लास में 13 रुपए दिए थे पर शेयर, आज 30 रुपए दे रहे हैं पर शेयर। तो इन्वेस्टमेंट्स कितने शेयर बाय किए हैं? हर शेयर के बदले कितने रुपए दिए हैं? 30 रुपए। तो मैंने कितने सऊदी किंग को पेमेंट की है? 1350। Net assets of Moomin Limited is 650 and fair value of net assets, ये अदर देन इंटेंजिबल को छोड़े, नीचे फिर इंटेंजिबल होगा उसकी फेयर वैल्यू अलग से डाल लेंगे, ये तो छोड़ें सबर। नेट एसेट्स ऑफ मोमिन लिमिटेड 650 एंड फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज 1100। अब अगर सुबह सुबह आप आए थे अभी अभी यानी कि 2-3 मिनट पहले आए हैं, तो मैंने एक चीज करवाई थी अभी, 2 दफा इसने नेट एसेट्स की वैल्यू दे दी है, 2 दफा इसने नेट एसेट्स की वैल्यू दे दी है, तो 2 दफा दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसको फिर बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट कहा था हमने, और इसको क्योंकि इसमें क्या डाल दिया, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो आपको ये क्या लग रहा है, 650 क्या लग रहा है? एक्सीलेंट, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। आई कैप को जरा वाजे तौर पे लिखना चाहिए था, ये क्या है? बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। लेकिन वैसे दोनों गिवन है, अब मैं क्या करूं गुडविल निकालने के लिए, क्या मशवरा है, कौन सी ले लूं? फेयर वैल्यू ले लेता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। उसने नीचे बता दिया एक इंटेंजिबल इसमें नहीं है, वो फिर डाल लेंगे जाके नीचे। सो व्हाट इज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स? 1100। लेकिन माय डियर, मैं तो प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए यहां बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स भी लिखूंगा। कितनी है बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स? 650। वैसे कोई साइंसदान है ना बड़ा, तो प्री आरई भी निकल सकती है बैलेंसिंग, लेकिन छोड़े अब इस बहसों में नहीं जाना। शेयर प्रीमियम भी हो सकता है, वैसे शेयर प्रीमियम नहीं है तो नहीं होगा, प्री आरई बैलेंसिंग निकल सकती है, डंके की चोट पे निकाल दीजिएगा। अगर खुदा ना खासा उसने मांग ली तो प्री आरई बैलेंसिंग निकाल दीजिएगा, यहाँ आरई बैलेंसिंग आ जाएगी, क्योंकि शेयर कैपिटल आरई होती है ना इसमें। किसी को पता है कि बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट में शेयर कैपिटल आरई होती है, शेयर प्रीमियम तो नहीं है, तो जीरो होगा। अच्छा, लेकिन ये वाली फिगर ना उठाएं मेरे ख्याल से उठा लें फेयर वैल्यू ऑफ, वो जरा ज्यादा बेहतर फिगर है। कितनी? 1100। सर इसके बीच में कोई ना कोई सरप्लस होगा, वो जरा सोच के बताएं कौन सा सरप्लस है। भाई वो किसी एसेट का सरप्लस होगा, शायद वो पीपीज का सरप्लस हो,
अभी मेरे से डाटा सिर्फ रिक्वायरमेंट में इंटेंजिबल्स का मांगा हुआ है। तो मैं मान रहा हूं आपकी बात कि बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स में डिफरेंस होता है सरप्लस का, और मुझे उसकी एंट्री भी करनी चाहिए इस सवाल में। लेकिन मैं क्यों करूं उसकी एंट्री सवाल के अंदर? वो सरप्लस मुझे क्या के किस चीज का है? रीवैल्यूएशन सरप्लस शायद पीपी का होगा। मुझे क्या, सवाल ने बताया ही नहीं, तो मैं क्या ओवर एफिशिएंट बनूं? किसी का सरप्लस तो जरूर होगा, क्योंकि मैंने आपको साबित कर दिया था सुबह सुबह की क्लास में कि बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स में किसका डिफरेंस होता है? सरप्लस का। लेकिन 1100 में एक मसला अभी तक और है, कुछ सरप्लस पीपी के होंगे, एक मसला और है, एक इंटेंजिबल की फिगर नहीं डली हुई, वो ब्रैकेट में उसने बता दी है, वो जाके देख लेते हैं कितनी है। मोमिन लिमिटेड हैज अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट अंडर ब्रांड नेम बदर। बिल्कुल हमारे सवाल में अभी जो कस्टमर लिस्ट की एडजस्टमेंट गुजरी है वो इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट थी, ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है। मोमिन हैज अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट, परचेज नहीं है, ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है। ये लाइन पढ़ के मुझे ब्रांड की कैरिंग अमाउंट बता दें। मोमिन हैज अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ब्रांड, कैरिंग अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ जोक पेरेंट, on behalf of parent, a firm of specialists has valued the brand at 100. What is market value? What is revaluation surplus? 100. We will play with surplus. Entry, वो मैं एंट्री उधर ही करता हूं। तो पिछले सवाल में कस्टमर लिस्ट की बीवी 0 थी, इस सवाल में ब्रांड की बीवी 0 है, बिकॉज पिछले सवाल में लिखा हुआ था ML's कस्टमर लिस्ट, तो इसका मतलब है इंटरनली जनरेटेड, और इस सवाल में लिखा हुआ है ML हैज अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट। हैजा का मतलब है इसकी अपना ब्रांड है, अपना ब्रांड, अपना मैसेज, अपना पब्लिशिंग टाइटल, अपनी कस्टमर लिस्ट किताबों में आती नहीं है। कंसोलिडेशन के एंगल से ले आए, ये तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में लेके जा रहे हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में ले जाए, उसमें कोई मसला नहीं। लाइफ इसकी 10 साल है, वो डेप्रिसिएशन की एंट्री है, वो कर लेंगे। क्या करूं, इधर फिट कर दूं इसको? तो उसने लिखा हुआ था अदर देन, यानी ये 1100 है, ये किसी और एसेट्स की हैं, इसमें ब्रांड की शामिल नहीं है। तो पिछले सवाल की तरह इस फेयर वैल्यू को और चढ़ाएं, इस फेयर वैल्यू को और चढ़ाएं। एंट्री मेरे ख्याल से यहां बनती है शायद, ब्रांड डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग, कितने से? ये रिवैल्यूएशन सरप्लस किसका आ गया? अच्छा, बाकी सरप्लस किसका है? पता नहीं मुझे, क्या पीपी का होगा, बाकी डाटा नहीं मुझे दिया हुआ, बाकी भी सरप्लस कुछ चीजों का होगा। भाई ये इस तरह तस्वीर खींचो ना, ये बुक में डालें, वो पता नहीं बुक में अजीब तरीके से हमने डाली हुई है चीजें। टोटल कितना आ गया आप बता दें? इट इज फाइनल, इट इज फाइनल फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। डबल एंट्री कर दें, डबल एंट्री कर दें, कराएं डबल एंट्री। ब्रांड अकाउंट में जाएं, 1 जनवरी 2007 एडजस्टमेंट अकाउंट से कितना? 100। वह ब्रांड क्रिएट हुआ है 100 पे, 1 जनवरी 7 को। अच्छा मुझे ये बता दें कि ऐसे ही आपसे जरा पूछ रहा हूं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस लैंड, रिवैल्यूएशन सरप्लस ब्रांड, रिवैल्यूएशन सरप्लस कस्टमर लिस्ट, आप लोग इस फिगर पे क्या लगाते थे? परसेंटेज निकालते थे, किसकी? तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि एनसीआई की जो परसेंटेज आप लोग लगाते रहे हैं आज तक, वो किसी इस फिगर पे लगाते थे, यानी कि इनको टोटल करके लगाते थे?
इनको टोटल करके लगाते थे, इनको टोटल करके लगाते थे, या इस सारे को टोटल करके लगाते थे। याद है कंसोलिडेशन में ये फिगर निकल आती थी, इसको फिर प्रोपोर्शनेट लेते थे। मुझे आप बता दें, पता नहीं अब मैं तो पागल दीवाना हो गया हूँ, 650 भी है, 1100 भी है, 1200 भी है, कुछ फिगर थे 1200। इट इज फाइनल वर्जन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। 1200 को पकड़ें और एनसीआई का प्रोपोर्शनेट शेयर निकालें। 1200 ज़रब 10%, 120। अच्छी वेल बता दें आप, 270। लेकिन जनरल एंट्री कर दीजिएगा भाईजान साथ ही, क्योंकि भूल जानी है। गुडविल 270। ओए बैलेंस शीट तो मांगी नहीं उसने, फिर क्या करें, कहाँ ले जाएं? टी अकाउंट में ले जाएं, एंट्री तो कराएं फिर। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट और गुडविल ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट या ऑन टी अकाउंट डेबिट। लें जी, गेम ऑन हो गई। 1 जनवरी 7 को एडजस्टमेंट अकाउंट ने गुडविल भी छोड़ दी। कितनी? 270। थोड़े थोड़े लेजर अकाउंट क्रिएट होने लग गए हैं। अब ब्रांड को इंशाल्लाह अमोर्टाइज भी करेंगे, इंपेयर भी करेंगे, अगर इंपेयरमेंट का डाटा हुआ, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन गुडविल को अमोर्टाइज तो नहीं करेंगे, इसकी लाइफ नहीं होती। गुडविल को सिर्फ इंपेयर करेंगे। यहां तक सारे लोग तसल्ली से मुझे बता दें, ये 650 क्या था? शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग का टोटल। बस छोड़ें, ये क्या था? शेयर कैपिटल और, हम बड़े हो गए हैं, हम बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट से कंसोलिडेशन की पहली 1-2 क्लासों में खेलते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने सरप्लस भी डालने शुरू कर दिए थे। सवाल कह रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ये है और बुक वैल्यू ये है, तो इसका डिफरेंस कोई सरप्लस होगा। वो सरप्लस किन पे होगा? हो सकता है इन्वेंट्री पे हो सकता है डेटर पे हो सकता है पीपीई पे हो, जिस मर्जी पे हो, मेरी बला से। वरना मुझे बताए किस चीज के ऊपर सरप्लस है। उसने डाटा ही नहीं मांगा हुआ पीपीई का, उसने रिक्वायरमेंट में डाला हुआ है सिर्फ ब्रांड का अकाउंट बनाओ, और कहते हैं इसके अलावा भी 1100 के अलावा भी कोई मसला है। हमने कहा कि ये मुझे कैसे पता चला? कहते 1100 वाली फिगर में ना इनटेंजिबल अभी नहीं डाले मैंने, उनका अलग प्रोग्राम है मेरा। तो 1100 इनटेंजिबल के बगैर फेयर वैल्यू हो गई। डरते डरते हमने इसके साथ फेयर वैल्यू लिख दिया, लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा था कि ये फेयर वैल्यू लिखें, क्योंकि इसमें अभी इंटेंजिबल नहीं पड़े हुए। सो इट इज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्सेप्ट इंटेंजिबल्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इंक्लूडिंग ऑल एसेट्स। उसकी एंट्री पुराने तरीके से कर दी, ब्रांड डेबिट सरप्लस क्रेडिट। तो ये मेहनत करके गुडविल निकल आई। अब पूरा डेटा एक दफा पढ़ लें। ब्रांड की यूजफुल लाइफ है 10 years, ये इक्वली बेनिफिट देगा। इंपेयरमेंट टेस्ट गुडविल और ब्रांड दोनों के ऊपर परफॉर्म हुआ है पहले साल के आखिरी दिन, जिससे पता चला है कि गुडविल तो इंपेयर हो गई है, फुल स्टॉप। क्या मतलब है इस बात का? गुडविल तो इंपेयर हो गई है, टेस्ट तो दोनों पे परफॉर्म किया मैंने, जिससे पता चला कि गुडविल तो इंपेयर हो गई है, लेकिन बोले ना आगे ब्रांड नहीं हुआ इंपेयर, बट ठीक है। तो पहला साल मेरा एंड करवाएं। इंपेयरमेंट टेस्ट दोनों पे किए मैंने। गुडविल मेरी फारग हो गई है 50 मिलियन से, मैं बड़े खुश था कि 270 गुडविल है, वो मेरी फारग हो गई है 50 से, और ब्रांड मेरा इंपेयर नहीं हुआ, लेकिन लाइफ तो अवेलेबल है ना ब्रांड की, तो अमोर्टाइज कर लें, बस अमोर्टाइज कर लें जी। इस पे अमोर्टाइजेशन भी डालें, मेरी राय है, और इस पे इंपेयरमेंट भी डालें, लेकिन इंपेयरमेंट तो सवाल में गिवन नहीं है जी। लाइफ 10 years, 10 कैरी डाउन, टी अकाउंट बन गया। आज तक ये काम बैलेंस शीट के मुंह पे करते थे, किसी को याद हो? 100 - 10। इंपेयरमेंट बताएं इसकी, कैरी डाउन, ये किस साल का अकाउंट बन गया? 2008 का, खुद ही बना दें।
2008 का खुद ही बना दें। Impairment test was also carried on 31 December 2008, which indicated a decrease of 13.5 million in the carrying value of brand. इसका क्या मतलब है? इजी मार्क्स गुडविल में ले लें, 220 220। गुडविल दोबारा इंपेयर नहीं हुई, सॉरी। और ब्रांड बोले 90। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि इंपेयर करूं पहले में और फिर जो बीवी बचे उसको 10 से या रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करूं? इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पे पहले इस साल अमोर्टाइज होती है चीज, फिर बुक वैल्यू निकलती है, फिर रिकवरेबल अमाउंट निकलती है, फिर वहां से इंपेयरमेंट लॉस निकलता है। तो मेरे ख्याल से पहले ये अमोर्टाइज हो गई होगी और इंपेयरमेंट के लिए रिकवरेबल अमाउंट नहीं दी उसने मुझे, तो मैं क्या करूं? बीवी को कैसे कंपेयर करूं रिकवरेबल अमाउंट से? इंपेयरमेंट के लिए उसने रिकवरेबल अमाउंट नहीं दी, क्या करूं? आप इंपेयरमेंट लॉस की फिगर दे दी, इंपेयरमेंट लॉस की फिगर दे दी, बात खत्म। कितनी रिकवरेबल अमाउंट दी है या इंपेयरमेंट लॉस ही निकाल के दे दिया है? जी, जवाब मुकम्मल हुआ सवाल। फॉर अ पिक्चर, रिक्वायरमेंट बी के साथ लिखें वो चीज जो हम बैलेंस शीट के फेस पे करते थे वो टी अकाउंट के फॉर्म में कर रहे हैं। वो चीज जो हम बैलेंस शीट के फेस पे करते थे वो टी अकाउंट के फॉर्म में मांग लिया है। एवरेज लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मांगी है एज ऑन पता नहीं किस तारीख को, 30 जून 24। पेपर में तो लिखना है जून 30, 2024। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट मांगी है। ओए, कंसोलिडेटेड पी एंड एल भी मांगे? अच्छा, चलो पी एंड एल नीचे बना लेते हैं। ए एल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
ओके, पढ़ लें जी पहली लाइन। जी समझ आ गई। ऑन 1 अक्टूबर 2023 हमारा साल शुरू होने के 3 महीने बाद और हमारा साल ख़त्म होने से 9 महीने पहले पीटीसीएल ने ख़रीदा है सब्सिडरी को 4140 मिलियन में, एंटायर शेयर होल्डिंग। एडजस्टमेंट अकाउंट जी कितने में ख़रीदा है? इसको ना ऐसे लिख लें, इन्वेस्टमेंट 4140 और एनसीआई 0 है क्योंकि एंटायर शेयर होल्डिंग खरीदी है। किसी के पास बुक ना हो, ओके। द कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन is as follows. The carrying value of net assets, book value of net assets, ऐसे कर लें, इसको डब्बा शब्बा लगा लें और इसका नाम रख लें बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुझे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, आरई वगैरह चाहिए या एसेट्स माइनस लाइबिलिटी से भी गुजारा चल सकता है? उसमें कुछ एसेट्स के नाम इसने बता दिए हैं, कुछ और एसेट्स के नाम बता दिए हैं, और बाकी ये पता है क्या होता है? ये होता है प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, डेटर, कैश, बैंक, प्री पेमेंट, माइनस क्रेडिटर, माइनस बैंक लोन, ये सारा 2880। असल में तो नेट एसेट्स होते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो अदर का मतलब बड़ा खूबसूरत है। अदर का मतलब ये होता है कि इन दोनों को मैं प्रोटोकॉल देना चाह रहा हूं और इसके अलावा ये भी मेरे एसेट्स हैं, लेकिन ग्रैंड नेट एसेट्स इस सवाल ने टोटल करके दे दिए और मैंगो लिमिटेड वाले सवाल ने टोटल करके नहीं दिया था। इन दोनों फिगरों को मुझे जमा करना पड़ा था इधर जो दी हुई थी, सुबह सुबह जो क्वेश्चन 8 की है, अभी इसने टोटल करके दे दिया, लेकिन मैं फिर भी तीनों को ही उठा लेता हूं। 400, 200, 288, 3490. It is the book value of net assets on acquisition date. जी भाई, एडिशनल जिसके लिए उस सवाल में लिखा हुआ था ऑल्सो, यहां क्या लिखा हुआ है? यानी ये इसके अलावा आपको कुछ और बातें भी कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं। एडिशनल डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ यू फोन आर एज फॉलोज। इसमें आप पढ़ें पहली लाइन, अप टू द एक्विजिशन डेट। यूफोन ने 150 मिलियन रिसर्च की है और 350 मिलियन डेवलपमेंट की है फॉर द प्रोडक्ट नियो। तो आप लोगों ने फौरन नजर मारी, आप लोगों ने कहा इसने अपनी जाती किताबों में रिसर्च की है, ये IS 38 के मुताबिक इसने डाली होगी एक्सपेंस में, इसलिए एसेट्स में नजर नहीं आ रही। रिसर्च तो एक्सपेंस में डाल दी होगी ना जाती किताबों में, जाती किताबों में तो रिसर्च एक्सपेंस में डालते हैं। खरीदने वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों को ही एसेट कहता है, खुद करने वाला और खरीदने वाला रिसर्च डेवलपमेंट दोनों को ही एसेट कहता है। अच्छा, एस ने अपने साइंसदानों को 150 मिलियन देकर रिसर्च कराई थी जिस वक्त सऊदी किंग था। हमारे जमाने में जब सऊदी किंग था तो हमने सऊदी किंग के होते हुए 150 मिलियन देकर साइंसदानों से रिसर्च करवाई, तो ये 150 इधर नजर नहीं आ रहा। 350 मिलियन
हमने जिस वक्त हमारे ओल्ड ओनर थे सऊदी किंग वगैरह, तो 350 मिलियन हमने उस वक्त साइंसदानों को लैब में बंद करके दिए थे। अब ये 350 मिलियन इधर नहीं आ रहा, ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी बात है। उसने आगे कहते हैं मैं बताता हूं आपको, कहते हैं मैं एक लाइन लिखनी है, कहते हैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जानी है। एक्सेल ने रिकॉर्ड की हुई है कॉस्ट, एक्सेल ने रिकॉर्ड की हुई है कॉस्ट इनकट आफ्टर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज मेट, दैट इज यकम जुलाई 22। यकम जुलाई 22 की तो डेट ऐसी उसने मुझे दे दी है, पिछले साल का पहला दिन है ये। कहता है यकम जुलाई 22 को रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हुआ था, उसके बाद इसने कॉस्ट कैपिटलाइज की हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि 150 चला गया होगा P&L में, और 350 का 210 अच्छी वाली डेवलपमेंट होगा, और 350 माइनस 210 140, ये कहां चला गया होगा? P&L में। अब 150 भी P&L में चला गया, 140 भी, तो वो जो माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, थोड़ी देर पहले भी यही सवाल था, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें ये लिखा हुआ था कि उसने पूरा का पूरा ही खर्चे में डाला हुआ है, क्योंकि अभी अच्छी डेवलपमेंट शुरू ही नहीं हुई। और इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? उसने यकम जुलाई 22 से ऑनवर्ड्स वाली को डाला है। अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरे प्रोजेक्ट का टेन्योर नहीं दिया हुआ कि हम चेक करें उसकी वर्किंग। मुझे बता दें अब ये क्या है, ये 150 है या 350 का कुछ हिस्सा है, कि 350 की अच्छी वाली डेवलपमेंट कैपिटलाइज, और इस पे कोई एतराज भी नहीं हमें। लेकिन प्लीज ये बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू है, हमें चाहिए एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू। तो इस लाइन को आप पेपर में काटें, ये किसी काम की नहीं है। बीवी बता दें किताबों में कितनी नजर आ रही है? 210। ठीक है, हमने क्या करना होता है एक्विजिशन डेट पे? बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू से, कितने लोगों को लग रहा है कि ये बुक वैल्यू में नहीं डाला होगा अकाउंटेंट ने? क्योंकि ये क्या है, कितने लोगों को लग रहा है कि 350 का थोड़ा सा ही डाला है? आगे बता दिए, एसएल हैड ओनली रिकॉर्डेड थोड़ा सा। क्लियर? So tell me what is the balance appearing already in books of अच्छी development? 200 on the acquisition date the fair value of the NEO, बात NEO की चल रही है। ये डेटा ना उसकी बुक वैल्यू के लिए दिया था, और ये डेटा उसकी, ताकि आप लोग पेपर में सरप्लस निकाल लेते। On the acquisition date the fair value of the R&D was estimated 600। आगे आपको तंग किया उसने, कहता है फेयर वैल्यू में रिसर्च डेवलपमेंट इतनी है। भाई ये ना लाइन पढ़िएगा, जब मैं चीज़ की फेयर वैल्यू लगा दूं ना, तो मैं इस बिजनेस को खरीद रहा हूं, तो खरीदने वाला फिर R&D को अलग अलग नहीं करता, वो पूरी चीज़ की फेयर वैल्यू लगाता है। मैंने आपको एक क्लास में बताया था परचेज्ड R&D। एक दिन मैंने कहा था धमाका होने लगा है, रिसर्च को हम एसेट बनाने लगे हैं। आपने कहा था क्या? मैंने कहा था परचेज R&D को एसेट माना जाता है। तो मेरी नजर में तो सब्सिडरी खरीद रहा हूं मैं, इसलिए ये परचेज्ड R&D है, तो इसको आर और डी में अलग अलग ना करें। तो दैट लाइन वाज अ कंफ्यूजन। सो व्हाट इज अल्हम्दुलिल्लाह फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट? 600। एंड व्हाट इज बैलेंस ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स? 210। सो व्हाट इज द डिफरेंस? 390। 390 की एंट्री कर दें, 390 की एंट्री बोले। R&D डेबिट, सरप्लस इन, बड़े रिदम में ये चीजें चल रही हैं सुबह से। जैसे क्वेश्चन 8 में चली थी, वैसे ही क्वेश्चन 14 में, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 में। ये 390 निकालना असल में चैलेंज था इस अटेम्प्ट में जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस किस पे? R&D पे। डन।
ये R&D ना अभी सवाल थोड़ी देर में बताएगा मुकम्मल हो गई है, तो इसको फिर हम अमोर्टाइज वगैरह भी करेंगे। नियो नाम लिख लें इसका, प्रोडक्ट नियो R&D की जगह, प्रोडक्ट नियो, ब्रैकेट में बेशक R&D लिख लें। ये क्या बन रही है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये 390 की जनरल एंट्री। अच्छा, अब मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछने लगा हूं जिसका आप सबने जवाब देना है। बैलेंस शीट के फेस पर कंसोलिडेशन के एंगल से ये एसेट मैं कितने पे लेके जाऊं? एक्सेलेंट, 600 पे। आप कहेंगे कंसोलिडेशन की क्लास में आप 600 पे नहीं लेके जाते थे, कंसोलिडेशन की क्लास में मुझे याद है आप सरप्लस लेके जाते थे बैलेंस शीट के फेस पे। किसी को याद है? एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, ऐसे सिर्फ सरप्लस लेके जाते थे। अभी आप लोग क्यों कह रहे हैं मैं फेयर वैल्यू लेके जाऊं? हाथ खड़ा करके जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। अभी मुझे क्यों कह रहे हैं, कुछ बच्चों को समझ आ गया, अभी क्यों कह रहे हैं फेयर वैल्यू ले जाऊं? हम तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते थे तो उसमें तो खाली सरप्लस से खेलते थे। मैं चीख चीख के पुकार रहा था हर दफा सरप्लस से खेलना है, सरप्लस से खेलना है। जी बताएं, जी आप बताएं। एक्सीलेंट, दोनों ने सही जवाब दिया है। भाई उसमें ना असल में सेपरेट बैलेंस शीट दी होती थी, तो सेपरेट बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे चीजें पड़ी होती थी, उनमें सरप्लस हम डाल देते थे। सॉरी, ये वाला बुक वैल्यू पे चीजें पड़ी होती थी, सरप्लस हम डाल देते थे। अभी आपकी मर्जी है कि बैलेंस शीट के फेस पे 210 जमा 390 लिख लें, दैट इज मोर लॉजिकल, या 600 उठा लें। लेकिन अगर मैं 600 उठाऊंगा तो आप लोग क्लास के बाद मेरे से पूछा करेंगे कंसोलिडेशन में कि एक सवाल में आपने फेयर वैल्यू उठाई थी। इसलिए मैं लॉजिकल तरीके से चलने लगा हूं। मुझे सोच के बताएं कि सब्सिडरी की सेपरेट किताबों में ये एसेट कितने का आ रहा है। अगर दोनों की पी और एस की अपनी अपनी बैलेंस शीट दी होती तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी कितने की नजर आ रही होती? 210 की। लेकिन अब एंट्री पोस्ट कराएं, ये 210 पता है क्या समझ लें, वो जो बैलेंस शीट से हम फिगर्स उठाते होते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 फिगरें उठाएं, ये उन 12 13 में आ जानी थी 210, ये वहां से उठा लेनी थी और जनरल एंट्री लॉजिक के बेस पे दोबारा कर लेनी थी। R&D नियो डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। ये तो एंट्री लिखी है समझने के लिए। लेकिन अभी 600 को अमोर्टाइज ना करें, आगे देख लेते हैं। अभी ये अगर R&D मुकम्मल हुई तो अमोर्टाइज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिलहाल 600 तक इसको पहुंचा दिया हमने। तो बताएं सिंगल एंट्री क्यों है 210 की? वो तो ऑलरेडी इसकी किताबों में पड़ी हुई थी, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। और ये क्या हुई है? डबल एंट्री। बिल्कुल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ज़हन में रखें। बैलेंस शीट, अभी गुडविल आएगी, फिर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, CRE, NCI। आगे जी सवाल में सारा स्क्रैप पड़ा हुआ है, तो मैं इस एडजस्टमेंट को आपके लिए आज रिवाइज करवाने लगा हूं। सारे लोग अटेंटिव हो जाएं। PTCL ने 100% शेयर खरीद लिए यूफोन के 4140 के। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग का मुझे दे दो फिगर, नहीं देनी तो फिर the book value of net assets appearing in subsidiaries financial statements, already appearing in subsidiaries financial statements, is इतने 400 210 और 2880। 400 210 2, basically now it is nothing except share capital, share premium plus pre-RE 3490। यकम अक्टूबर 23 तक सब्सिडरी ने 150 मिलियन रिसर्च की है। सेपरेट किताबों में ये बैलेंस शीट में नहीं डाली होगी, इसलिए ये 150 इस 210 में नहीं पड़ा हुआ। और 350 मिलियन उसने डेवलपमेंट की है। असूली तौर पे ये 350 ही पूरा इधर पड़ा होना चाहिए था, लेकिन सवाल कहता है कि मैंने 350 में से सिर्फ उतनी कॉस्ट को बैलेंस शीट में डाला है जिसका रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हुआ है। तो शायद फिर 350 में से 210 का रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हुआ हो, बाकी का पूरा। इस सारी बहस का नतीजा ये निकला कि सब्सिडरी ने अपनी किताबों में एसेट किस पे रखा हुआ है?
210 पे। तो ये मैंने एक सिंगल दफा यहां उठा लिया, बस ये ऐसे ऐसे ही उठाना होता है। और फिर अदर इंफॉर्मेशन ने कहा है कि पेरेंट ने इसकी फेयर वैल्यू लगवाई है 600 मिलियन। तो खरीदने वाला फेयर वैल्यू को आर और डी में अलग अलग नहीं करता, ये कंफ्यूजिंग लाइन थी। तो 600 इज फेयर वैल्यू। सो व्हाट इज द, अच्छा मैंगो वाले सवाल में देखें क्या था। मैंगो वाले सवाल में 150 और 350 नहीं था, मैंगो वाले सवाल में था आर एंड डी 80 की है एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज एक्सपेंस, सारी ही बुरी है। आज 150 बुरी थी और 350 में से थोड़ी सी बुरी थी, 210 अच्छी थी, इसलिए आज मैंने कैरिंग अमाउंट 210 ली है। यह फर्क है इस सवाल और पिछले सवाल में जी। व्हाट इज फेयर वैल्यू नाउ? 600। व्हाट इज डिफरेंस? 390। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है वैसे किताबों में, एसेट किस पे ले आए? फेयर वैल्यू। तो सेपरेट किताबों में उस पे पढ़ा होता है, सरप्लस डालते हैं, फेयर वैल्यू पे आ जाते हैं। अब दो तरीके हैं, कोई बच्चे लॉजिक बेस्ड चलते हैं तो वो 600 को भी उठा लेंगे, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अगर पुरानी चीजों पे चलना है, जो रटे रटाए काम है, तो फिर उसमें पहले बुक वैल्यू उठाएं फिर सरप्लस डालें। तो बैलेंस शीट में ये एसेट अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल कितने में नजर आने लग गया है? 600 पे। आगे तो आसान है। एक्सेल सब्सिडरी ने फर्दर अब काम शुरू कर दिया है और 90 मिलियन का खर्चा और कर डाला है। नियो के ऊपर ही लगे हुए अभी तक, क्योंकि पूरा ही नहीं हुआ अभी तक काम। तो ये कम अक्टूबर 23 के बाद ही होगा। फिर ये कम अक्टूबर 23 के बाद ही फिर एक्सेल इनकट फर्दर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ 90 मिलियन आफ्टर एक्विजिशन, ये कम अक्टूबर 23 के बाद 9 महीने में अंटिल लॉन्चिंग डेट। हाँ, अमोर्टाइजेशन 6 महीने की चार्ज करेंगे क्योंकि 31 दिसंबर को साइंसदानों को निकाल दिया। लॉन्चिंग डेट तक हमने खर्चा किया इस पे 90। इसमें क्या क्या है? मटेरियल्स की टेस्टिंग की कॉस्ट है, स्टाफ सैलरीज हैं, साइंसदानों की तनख्वाहें और ट्रेनिंग है। 32, 24, 34 कैलकुलेटर पे जवाब आ जाएगा 90। ये 90 अलग नहीं था कोई, ये 90 उसी का था ना। दिस कंप्राइजेस से पता चल रहा है। तो अब इसमें से बता दें कि क्या एक्सपेंस करते हैं, क्या कैपिटलाइज करते हैं। वो तो नहीं, मटेरियल टेस्टिंग तो भाई ये तो मेन काम है उसका, ये तो कैपिटलाइज होगा। 34 भी कैपिटलाइज करेंगे। स्टाफ सैलरीज ही तो मेन खर्चा होता है। स्टाफ सैलरीज, कंज्यूमेबल्स, डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट्स, ये 3-4 चीजें मिक्स होके तो एसेट की कॉस्ट बनती है। लेकिन ट्रेनिंग किसी भी हाल में, लेकिन यार इजी मार्क्स ले लें फिर भूल जाने, ट्रेनिंग को एक्सपेंसेस में डाल दें, ये इस तरह की छोटी मोटी चीजें आपको पता है हमें भूल जाती होती हैं। कितनी है ट्रेनिंग? 24। ये भूल जानी थी, ये जरा डाल लें P&L में। मारो मारो मीनू। कैपिटलाइज कितना कर दें? कितना प्लस कितना? 32 प्लस 24। 32 प्लस 24 इज इक्वल टू 650। व्हाट इज दिस? अगर पेरेंट सब्सिडरी को ना खरीदता तो फिर तो सब्सिडरी इसको 210 पे रखती और 32 और 24 डाल देती। लेकिन अब पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीद ली है तो अल्हम्दुलिल्लाह रीवैल्यूएशन सरप्लस वाली कहानी भी बीच में आएगी। लेकिन मुझे यह बता दें इस वक्त मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये एसेट किस पे नजर आ रहा है? तो इसी को आउटसाइड ले जाऊं या अमोर्टाइजेशन माइनस करके आउटर कॉलम में लेके जाऊं? सो इट इज कॉस्ट, इट इज कॉस्ट। नीचे आके व्हाट इज फाइनल कॉस्ट? लाइफ इंटू 6/40 माइनस 41, 615। बड़ी ब्रैकेट लगा दें। छोटी ब्रैकेट में हमने कॉस्ट निकाल ली है, सबसे छोटी ब्रैकेट। दरमियानी ब्रैकेट तो हम भूल गए हैं, वो बड़ी टेढ़ी टूढ़ी होती है डांस करती हुई, और सबसे बड़ी ब्रैकेट जो है वो हमने उठा लिया है।
ओके, प्रोडक्ट नियो की एस्टिमेटेड लाइफ 8 साल है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर वाज 10 years। यार ये सॉफ्टवेयर किस पे रखें हम? इसकी तो बस बुक वैल्यू दी हुई है, सब्सिडरी की किताबों में इसकी बुक वैल्यू दी हुई है, सरप्लस नहीं दिया नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब है इस बात का? और फेयर वैल्यू फिर ये बुक वैल्यू पे ही फिर पड़े होंगे, फिर इसमें सरप्लस की जरूरत नहीं होगी। तो बस फिर अब और तो कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में तो और कुछ बताया नहीं हुआ, तो सब्सिडरी की अपनी किताबों में कितने पे पड़े हुए हैं? 400 पे। अब ये ना कहिएगा सब्सिडरी इन प्रोडक्शन चार्ज कर ली होगी, मेरे भाई सब्सिडरी की किताबें दी नहीं, मैं शुरू कहां से करूं वर्किंग करना? बस सब्सिडरी किताबों में आप 400 के हैं, 400 को कितनी लाइफ पे खत्म कर दें? रिमेनिंग लाइफ पे। जी अगली चीज क्या है? सॉफ्टवेयर कितने? 400। अमोटाई जी 400 डिवाइडेड बाय भाई इंटू 9/12 इंटू 9/12। जब से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो सिर्फ 9/12 होगा, इंटू 9/12 -30। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कब से कब तक की अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल बैलेंस शीट डेट। असल में कोई क्लास के बाद आके पूछ सकता है कि सर नहीं नहीं 9/12 ना करें, तो भाई ये असल में ना बुक वैल्यूज उसने 1 अक्टूबर 23 की दी हैं, 3 महीने के डिडक्शंस वगैरह उसने माइनस खुद ही कर ली होंगी, तो इसलिए इसको फिर 9/12 आगे किया। आखिरी चीज जी, ये 1 अप्रैल 24 को एक्सेल ने एक पेटेंट एक्वायर किया है नियो को अपने नाम लगवाने के लिए विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years। अच्छा ये ना एक थोड़ी सी अजीब सी बात लग रही है देखने में, लेकिन बात आसान है। असल में ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट लग दी हो और उस प्रोडक्ट को का कॉपीराइट अपने नाम लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पेड टू गवर्नमेंट लग दी हो। तो असल में हम चाहते हैं प्रोडक्ट नियो नाम अब और कोई यूज ना करे, तो हमने इसका पेटेंट रजिस्टर करवा के अपने नाम लगवा लिया 48 मिलियन का, लेकिन हुकूमत ने कहा इसका बस आप 6 साल के लिए आपको ये लाइसेंस मिला है बस। तो इसको फिर आप अलग इंटेंजिबल समझ लें, एक अपने भी इसको अलग इंटेंजिबल समझा हुआ है। तो बाकी अगर जरूरत पड़ी तो आखिरी 2 साल, टोटल 8 साल है ना लाइफ इस प्रोडक्ट की, जरूरत पड़ी तो फिर और दोबारा कभी नियो को प्रोडक्ट अपने नाम लगवा लेंगे, वरना आखिरी 2 साल अगर ना भी हुआ तो लोग भी बनाते रहे नियो, हम भी करते रहे, हमें इतना मसला नहीं है। तो 6 साल के लिए कम से कम मैंने इसका एक प्रोडक्ट नेम अपने नाम लगवा लिया। तो बता दें कॉस्ट कितनी है? बस इसका अलग नाम रखते हैं पेटेंट। पेटेंट कितने का है? 48 का। इसकी अमोर्टाइजेशन, लेकिन डेट ऑफ परचेज देख लेना 1 अप्रैल इंटू ओ 0.5 पढ़ के याद आया कि गुडविल ते कड्डी नहीं, तेन इंपेयरमेंट किस तरह करिए? गुडविल पहले कट लो, फिर 3490 ना यूज कर लें आगे एनसीआई को प्रोपोर्शनेट करने के लिए, वैसे करना नहीं लेकिन 3490 ना यूज कर लें। नहीं 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 नहीं, व्हाट इज दिस? आई नीड फेयर वैल्यू ऑफ 388। इसका प्रोपोर्शनेट शेयर निकाल के एनसीआई को दे दें, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। गुडविल 260, बैलेंस शीट के फेस पे ले जाए बिल्कुल कंसोलिडेशन की तरह 260। नीचे जगह नहीं है यार, ऊपर ही कर लो। इंपेयरमेंट लॉस 26।
अजीब बोंगा सवाल दिया है, पेरेंट का कोई भी इंटेंजिबल नहीं है, पेरेंट के भी इंटेंजिबल्स होने चाहिए थे, फिर ही तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है। चलें, सारे ही सब्सिडरी के इंटेंजिबल्स हैं। असूली तौर पे पास पेपर का क्वेश्चन 8 ज़्यादा अच्छा सवाल है, क्योंकि उसमें नोट में पेरेंट के इंटेंजिबल्स भी हैं, अभी जो दिखाया था आपको मैंगो वाला, और सब्सिडरी के इंटेंजिबल्स भी हैं। लेकिन ये अजीब सा सवाल है, सिर्फ सब्सिडरी के इंटेंजिबल है, हालांकि बैलेंस शीट में तो दोनों के ही इंटेंजिबल नजर आने चाहिए। हाँ ठीक है, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ही कहे में है। नोट इज नॉट रिक्वायर्ड, नोट नहीं बनाना आपने। IFRS 9 निकालें। ट्राई कीजिएगा यार, होमवर्क आपको मैं कुछ ज़्यादा तो दूंगा नहीं इंशाल्लाह। आज वही एक सवाल होगा जो कंसोलिडेशन में अगला वाला करते हैं, तो ये तीनों सवाल ट्राई कर लीजिएगा दोबारा। क्वेश्चन 8 की बेशक पहले एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, और 14 और ये ज़रा आज ही हो जाएगा तो याद रह जाएंगी चीज़ें। पेज नंबर 679, पेज 679 मिल गया। अच्छा, भी आज एक अजीब सी डिस्कशन है। 99% सवालों में आई कैप IFRS 9 में इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स में या फाइनेंशियल लाइबिलिटी में नॉन करंट करंट की बाइफर्केशन नहीं कर रहा लीज की तरह, बल्कि बस वो आई कैप लिख देता है कि 205 बैलेंस शीट में नजर आ जाएगा 31/12/11 की। क्योंकि आपको पता है 3 एंट्रीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो ये कैरिड ऑन आपको पता है बैलेंस शीट में नजर आने लग जाता है 205। और आप लोग भी इंशाल्लाह बैलेंस शीट इसी तरह बनाइएगा, कोई मसला नहीं, जब तक कि आई कैप कह ना दे करंट नॉन करंट में अलग अलग करें। और अगले साल बैलेंस शीट में 212 और पहले साल 205। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इसी सवाल में वो कह दे कि बैलेंस शीट बनाएं, तो फिर हमारे साल के पेमेंट के नीचे लाइन लगा लीजिएगा, करंट नॉन करंट की अगर बाइफर्केशन मांगे तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा लीजिएगा। और 205 को ब्रेक कीजिएगा करंट और नॉन करंट में। लीज में हम इस तरह करते थे, पता नहीं 205 ये और ये करंट और नॉन करंट इस तरह का कुछ कर देते होते थे, लेकिन यहां वो कहानी नहीं है। तो हम बैलेंस शीट खोलेंगे, नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, और करंट एसेट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। 205 अगर तो 204 हो जाए फिर तो कोई बात समझ आ रही है कि इन्वेस्टमेंट में 1 रुपया अगले साल रियलाइज हो जाने और 204 अगले सालों में रियलाइज होने, फिर तो कोई करंट नॉन करंट की तुक बनती है। अजीब सी बात आपको बताऊं, मेरा लोन है 205 का, लोन 212 का हो गया, तो अगले साल मैंने कितना लोन वापस किया? कोई भी नहीं। मेरी इन्वेस्टमेंट 205 की है, अगर ये 204 और 3 हो जाए
तो इट सीम्स लॉजिकल के करंट नॉन करंट में अलग अलग करूं, लेकिन लीज में हमेशा डाउनवर्ड जारी होती थी। इस टॉपिक में गेम हो रहा है, कभी ये ज्यादा होता है कभी ये ज्यादा होता है, तो इस टॉपिक की कहानी ही हो रहा है। तो अब आपने करना ये है, 205 के नीचे लाइन लगानी है और आप लोगों ने 31, 12, 11 की बैलेंस शीट बनानी है। 205 कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ के कितना हो गया? तो एक साल के अंदर, इसको नहीं देखा करना आपने, एक साल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज हो गई? रियलाइज नहीं हुई, उल्टा ग्रो हो गई, उल्टा ग्रो हो गई। तो एक साल के अंदर अंदर कितनी रियलाइज हुई? ये एरो देख के पता चला है 0। वैसे मेरे पास कोई लामी ताकत नहीं है, एरो देख के पता चला है 0। अच्छा, टोटल बैलेंस शीट में कितना लेके जाना था? 205 बैलेंस शीट में 205 जाना है मेरे डियर। बैलेंस शीट में कितना जाना है? ये तो मैंने आपको बताया है, बैलेंस शीट में कैरी डाउन हम क्लासों में ये लेके जाते रहे। अगर ये भी आपको भूला हुआ तो जरा सोचें क्यों। बैलेंस शीट में तो हम 205 लेके जाते रहे, तो बैलेंस शीट में कितना जाना है बोले? 205। 205 में से करंट कितना? 0। 7 करंट नहीं हो सकता, खूब होंगे 7 कैसे करंट हो सकता? बल्कि 205 में से जो मिल गया वो करंट होता है, बोलो 205 ग्रो कर गया वो तो करंट नहीं होता। तो इस तरह देख लिया करेंगे पेपर में। तो 0 आ गया करंट। व्हाट इज टोटल टू अपीयर इन बैलेंस शीट? 200। व्हाट इज करंट? ये वाला 0 पहले सोचा करेंगे, फिर इसको यहां ले आया करेंगे। टोटल माइनस करंट इज इक्वल टू नॉन करंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह 205 ही मेरा नॉन करंट है। पता नहीं कब रियलाइज हो। मैं 205 को रियलाइज करना चाह रहा था, अगले साल 7 रुपए और आ गए बीच में, तो उल्टा 205 कहां रिसीव हुआ? मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। 205 अगले साल नहीं मिला, पता नहीं कब मिलना है मुझे। मैं 205 लेने के चक्रों में था, उल्टा मेरे अकाउंट में 212 पे पहुंच गया। तो देयर इज नथिंग रिसीव्ड इन करंट ईयर। ये जी कोई तरीका हुआ करेगा, जरा ट्राई कर लें अपना रजिस्टर खोल के ना, इस पे लिखें रजिस्टर पे पेज 679 एग्जाम्पल 1। फिर एक दो एग्जाम्पल्स मैंने और करानी है आपको, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बेशक पूरा बना लें। ओके, अब मेरे भाई आपको इंशाल्लाह ये एडजस्टमेंट अगले सवाल में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ करंट होगा। अब जरा थोड़ी सी लॉजिक देखें सारे। इधर देखें, फाइनल हतमी बात होने लगी है। देखना इसी तरह है, ये नहीं देखा करना पेपर में इंशाल्लाह आपने, देखना इसी तरह 205 और 212 को कंपेयर करना है। लॉजिक देखें, 205 मुझे मिलना था, उसमें से कुछ तो 32 और मिलना था, वो 32 ही पूरा नहीं मिला, तो फिर 205 में से मुझे खे तो सवा मिला। ये लॉजिक है इसके पीछे। 205 मुझे मिलना था वापस, तो 32 और मिलना था, मुझे 32 में से भी पूरा नहीं मिला, तो फिर 205 में से खे तो सवा मिला, तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अगला सवाल देखें, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें देखें कहानी कैसे है।
आप बताएं जरा सारे, थोड़ा हिम्मत करवा के सोचें, जरा सोचें, आप सोचें, कुछ ना कुछ गेम लग रही है। कितनी इन्वेस्टमेंट्स थी? 190। अच्छा, बैलेंस शीट में 195 जाने, करंट नॉन करंट में लग करवा देता हूं। बैलेंस शीट में कितना जाना है? सिर्फ 195, क्योंकि पहले भी बैलेंस शीट में 195 लेके जाते हैं। अच्छा, अब जरा खुशी खुशी पहले यहां डेट डालें, 31/12/11। 31/12/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। पहले ना करंट लिखा करें। 195 की मेरी इन्वेस्टमेंट्स थी, कितनी रियलाइज हो गई? एक्सलेंट, कितनी रियलाइज हो गई? 7। पेपर में इस तरह देखना है। और लॉजिक देखें, लॉजिक ग्रो की थी 18, इसका मतलब है इसमें 18 का भी मिल गया और कोई प्रिंसिपल भी वापस मिल रहा है। इस टाइप की कोई एडजस्टमेंट है। लेकिन मेरा तो ये बच्चों को मशवरा होता है, इसको ना देखा करें, बस इस टॉपिक में इस तरह खेलें, ये एरो लगा के ना कोशिश करें, इस तरह खेलें जी। कितनी इन्वेस्टमेंट? इसका आसान तरीका बताऊं कि इन्वेस्टमेंट्स का ब्रॉड डाउन, फर्ज करें डिस्कस, ब्रॉड डाउन तो नहीं है, ये तो हमारे साल का कैरी डाउन है, ऐसे ही तंग करने के लिए। इन्वेस्टमेंट का ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, कितनी इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज हो गई? रियलाइज हुई, ग्रो हुई? इनको करंट में डाल दें, 7 यहां डाल दें। टोटल कितना जाना था बैलेंस शीट में? 195। इसमें से कितना करंट में चला गया? तो फॉर्मूला हुआ करेगा टोटल माइनस करंट। व्हाट इज नॉन करंट? वो 188 इसके बराबर है, उसको छोड़ें आप लोग बस। इस तरह एरो उरो जरा अच्छे से करके खींच लें। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करें इसकी। एग्जाम्पल 2A, जी जवाब 304। अब 294। ट्राई करें जरा 31/12/12 की बैलेंस शीट। इनको नहीं देखना भाई, इनको नहीं देखना। बन गई, गुड। यार 13 की नहीं बन सकती ना, क्योंकि 14 का डेटा नहीं दिया हुआ। तो 31/12/12 की बैलेंस शीट। जी, हमारे साल की पेमेंट के नीचे इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है या रियलाइज हो रही है? कितनी डिक्रीज आई है? एक साल के अंदर अंदर 10 की डिक्रीज आ गई है। तो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट 10। अच्छा, नॉन करंट का तरीका, व्हाट वर टोटल, व्हाट इज ऑलरेडी पुट इन करंट
10. What is non-current? 284. एक फिक्रा लिखवाने लगा हूं, अगर आप इस फिक्रे से एग्री करते हैं पहले समझ लीजिएगा फिर नोट कीजिएगा। फिक्रा ये है कि अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड और डिबेंचर का ईयर एंड सेम है, अल्लाह का शुक्र है सेम है, अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड और डिबेंचर का ईयर एंड सेम है, हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड 31/12/12 डिबेंचर का भी ईयर एंड 31/12/12 है, अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड और डिबेंचर का ईयर एंड सेम है तो हमारे साल का कैरी डाउन और अगले साल का कैरी डाउन देख कर पता चल जाया करेगा करंट नॉन करंट कितना है, और इफेक्टिव और कूपन वाले डेटे को देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये लाइन में आपको नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि आपके जहन में बस ये डायग्राम मैंने बनवाई है। अच्छा, लेकिन जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड और डिबेंचर का अकाउंटिंग ईयर एंड चेंज होगा तब एक एडजस्टमेंट है, बट दैट इज मोर इजी, लेकिन दैट नीड्स प्रैक्टिस, उसकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है। फिलहाल इस सफे के ऊपर लिख लें, जो पेज नंबर किताब का कौन सा है, 679 लिखें। इस पेज पे दोनों एग्जाम्पल्स में, इस पेज पे दोनों एग्जाम्पल्स में हमारा ईयर एंड और डिबेंचर का ईयर एंड सेम है। इस पेज पे दोनों एग्जांपल्स में हमारा ईयर एंड और डिबेंचर का ईयर एंड सेम है। इधर देखें ऊपर, पहले देख लें। इसलिए हमारे साल का कैरेट डाउन और अगले साल का कैरेट डाउन को सामने रख के आसानी से करंट नॉन करंट में तकसीम हो गया। इसलिए हमारे साल का कैरेट डाउन और अगले साल का कैरेट डाउन देखकर करंट नॉन करंट अलग अलग हो गए हैं। और ये लाइन मैं नहीं लिखवा रहा कि इफेक्टिव और कूपन को इग्नोर करें, बस कैरी डाउन खेल लें, जैसे कहते हैं लूडो खेलें, कैरी डाउन खेल लें, वहीं से इंशाल्लाह गुजारा चल जाया करेगा। इधर क्यों नहीं नॉन करंट था, क्योंकि यार करंट तो तब होता है ना जब 205 204 रह जाए, 205 212 रह जाए तो फिर करंट कौन सा, फिर तो सारा ही नॉन करंट है। और अगर 195 कितना हो जाए 188, तो टोटल कैरी डाउन 195, उसमें से करंट बाकी 188 नॉन करंट। अब एक सवाल है आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर जो है ना 3 हमने कटवा देनी है, वो एक कॉन्सेप्ट था वो आई के अपने पूछता। एग्जाम्पल नंबर 3 4 इंशाल्लाह हम करेंगे, तो इसलिए इसका नया ही नाम रखें, एग्जाम्पल नंबर मिसाल के तौर पे 3A या जो भी नाम रख लें। अच्छा, डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट, बैलेंस। 1 अक्टूबर 12 200 रुपया, 30 सितंबर 13, जवाब 218। 30 सितंबर 14,
241। मुझे ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं है, आप करंट नॉन करंट अलग कर सकते हैं या नहीं। मुझे टोटल कैरी डाउन बता दें 31/12/12 का कैलकुलेटर पकड़ के। टोटल कैरी डाउन बता दें 31/12/12 का। अभी ये थोड़े दिन पहले मैंने IAS 12 का सवाल कराया था, IFRS वो IAS 12 का सवाल कराया था IFRS 9 के साथ, पास पेपर का, परसों टेस्ट की जो डिस्कशन की थी उसमें ये एडजस्टमेंट की थी। मुझे कैरी डाउन बता दें हमारे साल का, बाद में वो करंट है नॉन करंट है मुझे कोई कंसर्न नहीं, मुझे बैलेंस शीट में कैरी डाउन बता दें कितना जाएगा। अगर हम करंट नॉन करंट की बहस में ना पड़ें, नो बहस ऑफ करंट एंड नॉन करंट, तो आज भाई तरीका देखें बैलेंस शीट बनाने का। 31/12/12 और 31/12/13 हम 2 नंबरी करते होते थे, खाली एसेट लिख देते थे, और पेपर में भी इंशाल्लाह यही किया करेंगे जब तक कि करंट नॉन करंट अलग अलग करने को कह ना दे। 31/12/12 की बैलेंस शीट में जाएगा 200 जमा 30 इंटू 3/12। हाथ खड़ा करें, यही आप लोगों ने निकाला था। वेल डन। सोच लें कैसे। चलिए बड़े हो गए में एंट्रीज बताएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है ना। इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये किस दिन एंट्रीज ना करें, बड़े हो गए में एंट्रीज के बगैर बताना था आप लोगों ने। 31/12/12 नहीं ये 30 तो 12 महीने का, मुझे नहीं 12 महीने का चाहिए। इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, सोचें 30 इंटू, मैंने तो इनकम 3 महीने कमाई है ना हमारे साल, कितना 8 कर लें, चलें 7.5 कर लें, 8 कर लें, डन। ये तो एंट्रीज थी आप लोगों को मैंने कराई थी 1-2 सवालों में, अगर भूल गई हो तो ये एंट्रीज आपको करवाई थी। किसी को याद हो? ठीक है, अब याद आ गया, बोले एंट्री। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट सारी इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट या थोड़ी सी? थोड़ी सी। चलें, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं ना, मुझे बैलेंस शीट बनवाएं। 200 जमा 30 इंटू जी 208, ये मेरा कैरी डाउन है। इसको मैंने स्प्लिट करना सिखाना है थोड़ी देर बाद। फिलहाल मैंने क्या लिखा हुआ है, नो बहस ऑफ नॉन करंट। अगला फौरन बता दें, अगला कैरी डाउन फौरन बताएं भाई। ये कैरी डाउन मेरा बिल्कुल सही है, 30 सितंबर 13 का कैरी डाउन है, इस पे मुझे ना बहस करवाइएगा। ये मेरा 30 सितंबर 13 का कैरी डाउन है, इसमें थोड़ी सी टॉपिंग डलवा दें। ये मेरा 30 सितंबर 13 का कैरी डाउन है, मुझे 31/12/13 का कैरी डाउन बनवा दें। ये 30 सितंबर 13 का कैरी डाउन है, इस पे आप एग्री कर लें, फिर मैं अगली बात करता हूं। वरना बोंगे बन के जो है वो 6-7 एंट्रियां कीजिएगा, इसकी, वो फिर पागल हो जाएंगे आप पेपर में। मुझे कोई शॉर्टकट तरीका बताएं, बता दें 30 सितंबर 13 पे कोई डिसएग्री कर रहा हो कि ये 30 सितंबर 13 का बैलेंस नहीं है। ये 30 सितंबर 13 का तो बैलेंस है। मुझे 30 सितंबर 13 का चाहिए या उसके 3 महीने बाद का चाहिए। एग्जैक्ट इसी तरह की कोई कैलकुलेशन अगर करवा सकता है तो करवा दे। 218 प्लस 35 का 3/12 227। लेकिन हाँ जी, यार वो फिर असल में देखें, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, फिर इसमें 3 महीने की रिकॉर्ड हुई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम, फिर 9 महीने की रिकॉर्ड हुई होगी,
फिर ये कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंट्री हो गई होगी, तो वो सारा करके देख लेना, इन्वेस्टमेंट का कैरी डाउन तो यही आ जाने 218। बहुत लंबी कैलकुलेशन है, मैं सारे सालों की एंट्रीज कर देता हूं ताकि कैरी डाउन 227 आ रहा हो। वो बहुत लंबा काम है यार, पता नहीं हम किस चक्रों में पड़ जाएंगे। 1 अक्टूबर 12, देखते रहे, आसान सी चीज़ है, एंट्रीज रिवाइज हो जाएंगी, बस देखते रहे, नोट ना कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट देखें ना इधर, 31/12/12 इसमें इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने रुपए से? 8 रुपए से। 30 सितंबर 13 को एंट्री करें, थोड़ा सा और ग्रो कराएं। अगर आपको एंट्रीज आपकी वीक हुई है टॉपिक की, थोड़ा सा और ग्रो कराएं यार, जाने देना यार, 30 मैंने 60 रिकॉर्ड करने देना, आप बड़े हो गए हुए हैं। 8 रिकॉर्ड कर लिया हुआ तो 30 मैंने 60 22 रिकॉर्ड कर लें। ये अगले साल की एंट्रीज आप लोगों ने मुझे करवानी शुरू कर दी हैं फौरन। पहला साल मेरा खत्म हो गया था पहली 2 एंट्रीज में, ये अगले साल की एंट्री है। फिर अगली एंट्री ठोकें 31 नहीं 30 सितंबर को ही कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ना इसको ना किया करो 9/12 भाई, ये तो बस आ गया है, ये 12 रुपए आ गया, मुझे नहीं पता किसके, 12 रुपए आ गया कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और एक एंट्री और मारे 31/12/13 इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 35 इंटू जी। अब आप लोगों को अगर शौक है तो आप लोग 200 जमा 8 जमा 22, ओ भाईजान 200 जमा 30 ही हो गया ना, 200 जमा 30 माइनस 12, ये 218 नहीं -12 करके इज इक्वल टू का बटन दबाएं, -12 करके इज इक्वल टू का बटन दबाएं। 218 पे आप पहुंच गए किस दिन? 30 सितंबर 13 को 212 पे पहुंच गए, 218 पे पहुंच गए, लेकिन मुझे 30 सितंबर 13 का कैरी डाउन नहीं चाहिए, थोड़ा सा 30 सितंबर 13 को ग्रो करा दे, तो 3/12 ये करना पड़ेगा ना। क्लियर ना? तो ये तो भाई के कहने पे हमने एंट्रीज को रिवाइज कर लिया, ये तो 2 सालों की एंट्रीज हमें करनी पड़ गई थी अनलकीली। तो पुराने तरीके से बताएं, मेरे साल का कैरी डाउन 200 जमा 30 इंटू 3/12, और अगले साल का कैरी डाउन, ये किस दिन का कैरी डाउन है? 30/9/13 का। इसको थोड़ा सा उठा के 3 महीने ऊपर ले जाएं, ट्राई करें। 218 जमा 35 इंटू 3/12। अब हम क्या बहस करने लगे हैं बोलें? करंट और नॉन करंट। तो अब जरा प्रॉपर बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉपर करंट और नॉन करंट। 31/12/12 और 31/12/13। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं, ये ठीक है। ये टॉपिक ज्यादा आसान है, ऐसे नहीं सोचना। लाइन लगा के ना चुप करके ना इसको फेंक दें करंट में, बस ज्यादा हमने टटर नहीं करनी, इसको करंट में फेंक दें। आई एम डैम श्योर कि 200 जमा जो भी होगा उसमें अगर फर्दर अगले साल टॉपिंग भी हो गई तो मिलना मुझे उसमें से मैक्सिमम कितने? 12। 200 में से अगले साल मुझे 12 मिलना है, और जो मर्जी कर लें आप। ये अकाउंटिंग ईयर एंड और डिवेंचर्स ईयर एंड डिफरेंट होने का सॉर्ट ऑफ फायदा है कि करंट रेडीली मिल जाया करेगा, इस तरह करने की जरूरत नहीं है। ये और ये असल में मेरा 200 पड़ा हुआ है, मेरा रिसीवेबल कितने बोले? 200। मेरा रिसीवेबल कितने? 200। ग्रो कितने से कर गया? 9 रुपए से, और चपेट दो ग्रो कितने से कर गया? 8 रुपए से। 200 जमा 8 कितना हो गया? 200। 208 में से 12 मिला है। मुझे ये कंसर्न नहीं कि ये पुराने वाले 200 में से या नए वाले 30 में से, आहिस्ता आहिस्ता मेरी इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो रही है। 200 में से 208 में से कितना मिल गया? 12। लेकिन जब बराबर है तब 2 कैरी डाउन से खेलना है, लेकिन जब अकाउंटिंग ईयर एंड और वो बराबर नहीं है तो फिर सादा तरीका लगाना है। आप जी झटका तरीका याद करें। हमारे साल की पेमेंट के नीचे
लाइन लगा दें, इसको चुप करके ले जाएं करंट में। नॉन करंट के लिए ये वाली बैलेंस शीट पहले बनानी पड़ेगी। अब आप ऐसा करें, 208 यहां से उठाएंगे रफ वर्किंग वाली बैलेंस शीट से, और 208 में से ये तो प्रिंसिपली एग्री कर रहे हैं ना सारे, है 208, उसको अलग अलग कर दें। 208 माइनस 12, अब ये 196 आपको कहीं नजर नहीं आएगा, बट सॉरी, क्या करें, इट इज सो बिट अजीब, बट इट इज सो। So let us understand how we will tackle if accounting year end and debenture year end is different. Please be attentive. What is my receivable? 200. What is growth after 3 months? 8. What is total receivable? Out of 208, Alhamdulillah, 12 is received. So the remaining will be received in next years. वो जैसे मर्जी रिसीव हो, हमें उससे क्या, रिमेनिंग विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर्स। तो इसमें ना इस तरह सोचना है कि हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, इसको करंट में ले जाया करें। या अगर लॉजिकली सोचना है तो 208 इज माय कैरी डाउन, 30 नहीं, 208 इज माय आउट ऑफ 208, 12 इज रिसीव। लोग कहते रहे ये 30 में से इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं कहूंगा मेरा प्रिंसिपल ही रियलाइज होना शुरू हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जी झटका तरीका होगा एक करंट एसेट्स में क्या शो करें, इन्वेस्टमेंट। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं, अब करंट बता दें 12। अच्छा, टोटल बताएं, जाली वाली बैलेंस शीट से जो हम बनाया करते थे, और पेपर में हम जाली वाली बैलेंस शीट ही बनाएंगे जब तक कि हमें फरमाइशी प्रोग्राम ना डाल दे। 208 माइनस, और अगला इंशाल्लाह आप खुद ही बना लें, फिर ये करके हम खत्म करें। अगला जरा खुद ही ट्राई करें। हमारे साल की अच्छा जी, अब मेरे से फाइनल बात सुनिएगा। अगर अकाउंटिंग ईयर एंड और डिवेंचर ईयर एंड डिफरेंट हो तो जाली वाली बैलेंस शीट बना के, 2 नंबर बैलेंस शीट जाली वाली, जिसमें करंट नॉन करंट, जाली वाली बैलेंस शीट बना लें, फेक बैलेंस शीट। पेपर में यही बनाया करेंगे इंशाल्लाह जब तक करंट नॉन करंट। तो अजीब सी बैलेंस शीट बना के कैरी डाउन्स निकाल के रख लें। इस कैरी डाउन को आप किस में अलग अलग करना है, करंट और उसका तरीका। अगला साल कौन से, हमारे साल की पेमेंट के नीचे, हमारे साल में तो एक ही पेमेंट हुई है 30 सितंबर 13, इसको किस में ले जाएं, नहीं नॉन करंट में नहीं, इसको किस में ले जाएं, करंट में। अब नॉन करंट 227 ये पकड़ा मैंने, माइनस 12, 215। अब इसको रट्टा समझ लें, जैसे मर्जी आपने याद रखना है याद रख लें, ये है तो बस इसी तरह है, कोई 1-2 नंबर का सवाल खुदा ना खास्ता आ सकता है। मेथोडोलॉजी का नाम लिख लें। अगर अकाउंटिंग ईयर एंड और डिबेंचर ईयर एंड चेंज हो, अगर अकाउंटिंग ईयर एंड और डिबेंचर ईयर एंड चेंज हो तो वर्किंग में एक बैलेंस शीट बनाएं जिसमें करंट नॉन करंट अलग अलग ना करें। वर्किंग में एक बैलेंस शीट बनाएं जिसमें करंट नॉन करंट अलग अलग ना करें। ये तो मुझे आज पता चला कि ये बैलेंस शीट भी नहीं आपको बनानी आती थी, तो और बात है ना।
ये बैलेंस शीट भी नहीं बनानी आती थी। वर्किंग में एक बैलेंस शीट बनाएं, शायद प्रैक्टिस नहीं हुई थी, कोई बात नहीं। तो वर्किंग में एक बैलेंस शीट बनाएं जिसमें करंट नॉन करंट अलग अलग करें, जिसमें करंट नॉन करंट अलग अलग ना करें। और फिर हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा के कूपन रेट वाले को करंट में डाल दें। हाइब्रिड ऑन करना जरा, नहीं ऑन होगा, खैर एक सेकंड ऑन करके आओ। हमारे साल की पेमेंट के नीचे और कूपन रेट वाली फिगर को करंट में ले जाए, बस यही तो बताया। और कूपन रेट वाली फिगर को करंट में ले जाए। अच्छा, अब इसकी जो है ना प्रैक्टिस कर ले। एक छोटा सा सवाल दिखा रहा हूं, बस हाँ ना में कर दें। ये क्वेश्चन 4 फिर जाएं यार, मुझे कोई शौक नहीं। एग्जाम्पल 4 मुझे बता दें कि भाई हाइब्रिड में आवाज आ रही है? समीर भाई हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड में आवाज आ रही है? अच्छा, एग्जाम्पल 4 पढ़ लें जल्दी। जी समीर, हाइब्रिड में आवाज जा रही है हमारी? करें भाई एग्जाम्पल 4 जल्दी से। जी हाइब्रिड में आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी आवाज बंद करवाते हैं। आप लोग पढ़ें अपना। हाँ भाई जा रही है आवाज जरा? अच्छा ठीक है, बस इधर इधर बैठ के हम चेक करें आप लोग पढ़े हैं या नहीं। जो पढ़ नहीं रहा होगा उसको क्लास से निकाल दिया जाएगा। इधर इधर देख रहे हैं ना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, जो भी मोबाइल इस्तेमाल करें, लाइब्रेरी में भी इंशाल्लाह हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हम इंशाल्लाह इनके घरों में कैमरे लगाएंगे ताकि वहाँ भी पढ़ें ये। चलो अब आवाज़ बंद करा दो, हमारी तस्वीर भी बंद करा दो, लेकिन हम इनको देखते रहें। ऑन 1 जनवरी 2015 यासिर लिमिटेड इशूड डिवेंचर्स of 80 million for of 80 million तो फेस वैल्यू होती है ना, फॉर बस 80 मिलियन समझ लें। वो तो प्रीमियम पे रिडेम्पशन होनी है ना, विच आर रीपेएबल। ये तो रिडेम्पशन प्रीमियम पे होनी है। इशू प्राइस नहीं दी सवाल वाले ने, क्या करें? छोड़ें पेपर, क्या करें फिर? इशू प्राइस नहीं दी। यासिर लिमिटेड इशूज डिबेंचर ऑफ 80 मिलियन फॉर, तो इशू प्राइस भी खींचतान की 80 मिलियन ही ले लें। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर का सवाल है या फाइनेंशियल लायबिलिटी का? द कूपन रेट इज बट द इफेक्टिव रेट इज एट विच अमाउंट दीज डिबेंचर्स शुड बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। करंट नॉन करंट छोड़े माय डियर, हमारी पहले
वो करंट नॉन करंट के बगैर वाली बैलेंस शीट नहीं काबू आती, तू करंट नॉन करंट करवा रहा है। तो पहले ऐसा करें, करंट नॉन करंट के बगैर वाली बैलेंस शीट ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सवाल बिल्कुल सादा सा है, इस सवाल को गले लगा लें। इफेक्टिव रेट बोलें और कूपन रेट 0%। भाई ये वो टीए भाई को कहें मोटरसाइकिल तैयार रखे, किसी भी लम्हे में आ सकता हूं बाहर। ये 5:30 तक हमने पहुंचना है उधर मस्जिद में जी। बैलेंस 1 जनवरी 15, इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अमोर्टाइज कॉस्ट ही है ना फाइनेंशियल लायबिलिटी में तो डिफॉल्ट मॉडल। इशू प्राइस माइनस, ओए हमारा ईयर एंड 30/15 है। कोई नहीं जान दो, चेक के रखो 31/12/15। इफेक्टिव रेट 10%, कितना आ गया? कूपन रेट जवाब 88। कोई अच्छा सा बच्चा कोई अच्छा सा बच्चा मुझे बैलेंस शीट बनवा दे नॉन करंट एंड करंट के अलावा वाली 30 जून 15। नहीं ये 30/15 नहीं है, ये भी 30/15 नहीं है, ना 80 ना 88, ये में लड़ाई हो जानी है। ये 30/15 नहीं है, ये भी 30/15 नहीं है, कुछ कराएं। 80 प्लस 8 इंटू 6/12, 80 प्लस 8 इंटू, वैसे एंट्रीज दो होती हैं, कैश डेबिट एफएल क्रेडिट 80 से और इंटरेस्ट डेबिट एफएल क्रेडिट 4 से। करवाएं जी 84। अब वो उर्दू में तारीखी जुमला जो हमने बनाया है वो पढ़ता हूं मैं। अगर अकाउंटिंग ईयर एंड और डिबेंचर ईयर एंड चेंज हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में एक बैलेंस शीट बनाओ जिसमें करंट नॉन करंट अलग अलग ना हो। ये बनाने के बाद ये वर्किंग में बनाओ। अब सवाल कह रहे करंट नॉन करंट अलग अलग करना है, वैसे तो सवाल नॉन करंट मांग रहे हैं, लेकिन मैं करंट नॉन करंट दोनों निकाल देता हूं। अब मेरी फाइनल वाली बैलेंस शीट बन रही है जो असल वाली बैलेंस शीट है। इसमें 2 हेडिंग्स डालें। अच्छा यार, अब वो लाइन पढ़े आगे क्या लिखवाई थी? नहीं, ये वाली बैलेंस शीट बनाने के बाद एक लफ्ज लिखवाया मैंने। भाई नोट ना करें, नोट बाद में कर लीजिएगा। मैंने ये वाली बैलेंस शीट बनवाने के बाद एक लफ्ज लिखवाया है। नहीं, कूपन रेट वाली नहीं, तुम एक फिक्रा छोड़ रहे हो। ये बैलेंस शीट जब बना लें तब हमारे साल की पेमेंट के नीचे और कूपन रेट वाले को करंट में डाल दें, कूपन रेट वाले को, बाकी सारा नॉन करंट डालें जी। कूपन रेट वाले को करंट में, टोटल ऊपर से उठाएं 84। भाई हेस्ट मेक्स वेस्ट, इधर देख लें 1 मिनट जीरो क्यों है। 80 इधर 80 जमा 4 में से अगले साल खेते सवा मिलना है। 80 जमा 4 में से अगले साल, जीरो कूपन बॉन्ड में मसला ही है, करंट कहां से मैं निकालूं, मुझे मिल नहीं रहा कुछ भी वापस। तो कितने लोगों ने ये सवाल खुद ही कर लिया था? जरा हाथ खड़ा कर दें। ओके, इसकी रिवीजन इंशाल्लाह जना तंग करने के लिए हम अपनी मेन क्लास के अंदर करेंगे ईयर एंड चेंज करके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह भाई कुछ भी नहीं हुआ। मैंगो वाला सवाल याद रहेगा, पास पेपर क्वेश्चन 8, उससे को मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ले, रेस दे के रखे किसी भी लम्हे, इशारा जैसे ही ग्रीन होगा मुझे बता देना। अच्छा, तो आप लोगों को वो याद है सुबह सवाल किया था मैंगो वाला क्वेश्चन 8 पास पेपर का। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 14 किया था पास पेपर का, उसके बाद क्वेश्चन 22 किया था, वो तो
हुआ हुआ ऊपर। उसके बाद ये 2 सवाल किए थे, ये ऐसे ऐसे खेलने, चा 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 चा, ये ऐसे ऐसे खेलने। लेकिन जब ऐसे हो जाए तो फिर चा चा से नहीं चलेगा, फिर ची ची करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ची ची। उससे पहले चा चा और ये ची ची, चा चा ची ची, चा चा ची ची। जाएं जाएं, बंद कर दें।